जय हिंद दोस्तों आम आदमी के लिए टैक्स को समझना हमेशा से ही एक मुश्किल सब्जेक्ट रहा है। लेकिन जब 1 जुलाई 2017 को देश में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ तो इसमें अलग अलग प्रकार से लगने वाले कई टैक्सेज को खत्म कर दिया गया और एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसे आम आदमी और छोटे कारोबारी आसानी से समझ सके। जब जीएसटी को लागू करने की बात कही जा रही थी तो कुछ पार्टियां इसके पक्ष में नहीं थी और जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा गया। लेकिन पिछले 6 सालों में जीएसटी को लेकर लोगों की कई मान्यताएं बदल चुकी हैं, कईयों की सोच बदली है और सबसे बड़ा फायदा तो गवर्नमेंट को हो रहा है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी को भी जीएसटी से कोई फायदा हुआ है? जीएसटी से कारोबारियों की समस्याएं ज्यादा बढ़ी हैं या कम हुई हैं? दोस्तों, जीएसटी के लागू होने से पहले देश में टैक्स को लेकर काफी सारी जटिलताएं बनी हुई थी। कारोबारियों को टैक्स भरने में काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश में टैक्स चोरी सबसे ज्यादा हो रही थी और इससे देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा था। 2018-19 में केवल 5 करोड़ 78 लाख लोगों ने टैक्स भरा था। अब उसमें भी 4 करोड़ 32 लाख लोगों ने तो केवल जीरो इनकम टैक्स भरा था क्योंकि उनकी इनकम 5 लाख से कम थी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि देश की टोटल आबादी में से केवल 1% लोग ही टैक्स भर रहे थे। दोस्तों, अब जीएसटी को लागू हुए 6 साल हो चुके हैं और आज हम यही जानेंगे कि इन 6 सालों में जीएसटी इन तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करने में कहां तक कामयाब हुआ है। जीएसटी के फायदे जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। चैप्टर 1, आखिर जीएसटी को लाया क्यों गया था? दोस्तों, जीएसटी के आने से पहले जितने भी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही थी जिसके ऊपर टैक्स लग रहा था वो सभी अलग अलग बिखरे हुए थे। यानी रीजनल लेवल पर अलग टैक्स था, स्टेट लेवल पर अलग था, वहीं सेंट्रल में अलग लगता था। ये टैक्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जिसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है केवल उसी इंसान को ये भरना पड़ता है, यानी सीधे डायरेक्ट रूप से ये लगाया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो इस प्रकार के टैक्स तो आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स, ये हर एक को देना पड़ता है। ये खरीद और बिक्री पर लागू होता है, यानी कि जो सामान हम मार्केट से खरीद रहे हैं ये ऑलरेडी उस पर लगा हुआ होता है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था कि ये अलग अलग लेवल पर लगता था, जैसे कि सेल्स टैक्स हो गया, फिर सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गई, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, वहीं वैल्यू एडेड यानी कि वेट टैक्स भी देना पड़ता था। यानी कि हर राज्य अपना अलग अलग टैक्स वसूला करते थे। अब इस चीज का नुकसान ये था कि कोई राज्य अपने यहाँ पर टैक्स की दर को ज्यादा रखता था तो कोई अपने टैक्स को कम रखता था। अब इससे जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो भारत में आने से पहले 100 बार सोचती थी क्योंकि उन्हें भारत का टैक्स सिस्टम बहुत ही जटिल लगता था। अगर कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत के किसी एक राज्य में अपना कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वहां पर उसे मान लो कि 10% टैक्स लग रहा है, वहीं दूसरे राज्य में जाने पर उसे 12% देना पड़ रहा है, वहीं किसी तीसरे राज्य में उसी सेम चीज पर 15 से 20% तक टैक्स भरना पड़ रहा था। तो इस सिस्टम को देखकर पहले तो कोई भी ग्लोबल कंपनी भारत में आती ही नहीं थी और अगर आती भी थी तो वो ये देखती थी कि किस राज्य में उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है और वहां पर ही वो प्रोडक्शन करते थे। अब जैसे गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कंपनियों ने निवेश किया हुआ है क्योंकि यहाँ की सरकारों ने अपने टैक्स रेट को बहुत ही कम रखा था। अब इसका एक नुकसान ये भी हो रहा था कि जहाँ देश में एक स्टेट तो बढ़िया प्रोग्रेस कर रहा है तो वहीं दूसरे स्टेट में ज्यादा टैक्स होने की वजह से कई कंपनियां वहां पर निवेश ही नहीं कर रही हैं। तो वो स्टेट न तो ज्यादा रोजगार पैदा कर पा रहा था, न ही देश की जीडीपी में कोई योगदान दे रहा था और आर्थिक रूप से भी वो पिछड़ता ही जा रहा था। तो जीएसटी लाने का सबसे बड़ा मेन मकसद तो यही था कि ये जितने भी इनडायरेक्ट प्रकार से अलग अलग स्टेट अपना अलग अलग टैक्स लगाते हैं उन सबको मिलाकर के एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, यानी कि 1 नेशन 1 टैक्स। अब जीएसटी में ये टैक्स 4 प्रकार से होता है। पहला होता है सीजीएसटी, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि सेंट्रल जीएसटी, यानी कि ये हिस्सा केंद्र सरकार का होता है। दूसरा होता है एसजीएसटी, यानी कि ये राज्यों को जाने वाला टैक्स होता है। और तीसरा है यूजीएसटी, यानी कि यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं ये उनका हिस्सा होता है। और चौथा होता है आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई सामान किसी एक राज्य में बना है और वो उसी राज्य में बिक गया तो वहां पर तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच टैक्स बट जाता है। लेकिन मान लीजिए कि वो सामान किसी दूसरे स्टेट में जाकर के बिकता है तो सेंट्रल तो अपना हिस्सा ले जाती है। दिक्कत तब होती है कि अब इन दोनों राज्यों के बीच टैक्स किसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर लगता है आईजीएसटी, यानी कि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि यह टैक्स किसको दिया जाएगा।
अब इसको बांटने पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अलग फॉर्मूला है। वह उस हिसाब से देखती है कि वह सामान बिका कहां पर है और उसी राज्य को उसका हिस्सा दे दिया जाता है। दोस्तों, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए आप इन दो बिलों को देखिए। बिना जीएसटी के बिल में देखिए जहां सर्विस चार्ज और वेट टैक्स लग रहा है, वहीं जीएसटी वाले बिल में केवल एक टैक्स यानी कि जीएसटी लग रहा है, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच बराबर बटा हुआ है। चैप्टर 2। अब ये जानते हैं क्या जीएसटी से वाकई में कोई फायदा हुआ है। दोस्तों, जीएसटी के फायदे को समझने के लिए हमें इसको 3 प्रकार के नजरिए से देखना होगा। पहला एक सरकार के नजरिए से, दूसरा जो टैक्स पेयर यानी कि व्यापारी वर्ग हैं, और तीसरा जो प्रोफेशनल्स हैं। तो सबसे पहले बात करें सरकार की, तो देखो जो आम आदमी होता है उसके पास कमाई करने के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन सरकार के पास लिमिटेड रिसोर्सेज ही उपलब्ध हैं जिनसे वो कमाई कर सकती है। और इसमें सबसे बड़ा है टैक्स से होने वाली आमदनी। हम और आप लोग जो टैक्स देते हैं, सरकार उसी पैसे से देश को चलाती है, यानी सरकार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है रेवेन्यू। जीएसटी से पहले देश में लगभग 38 लाख लोग रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे और आज यह आंकड़ा लगभग 1,82,00,000 तक पहुंच चुका है। सरकार को हर महीने लगभग 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू भी प्राप्त हो रहा है। अब तक सरकार को एक महीने में जीएसटी में सबसे ज्यादा पैसा अप्रैल 2022 में मिला था, जो 1.68 लाख करोड़ रुपए थे। और हाल ही के तो ताजा आंकड़ों में यानी कि इसी साल अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड 1.87 लाख करोड़ रुपए जीएसटी से प्राप्त हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इसमें 12% की ग्रोथ दर्ज की गई है। अगर पूरे साल की बात करें तो 2022-23 में टोटल 18.10 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ है, यानी कि एक बहुत बड़ा अमाउंट सरकार को मिल रहा है, जिसे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर खर्च कर रही है। और इस बार के बजट में भी आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा पैसे 10 लाख करोड़ रुपए एलोकेशन किए गए हैं। अब दोस्तों, व्यापारी वर्ग और प्रोफेशनल्स की बात करें तो उनके हिसाब से अभी भी कई जटिलताएं बनी हुई हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेसर को लेकर आम कारोबारियों का मानना है कि ये जटिल है, लेकिन जो लोग पिछले 3-4 सालों से काम कर रहे हैं उनका मानना है कि ये तो बहुत ही आसान है। वहीं जीएसटी के और बाकी के फायदों की बात करें तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ही आसान हुआ है। दरअसल बिजनेस करने में डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे कि टैक्स पेयर और गवर्नमेंट साथ ही साथ एक कॉमन सिटीजन को भी इसका बेनिफिट मिला है। कई तमाम टैक्स सॉल्यूशंस को डिजिटल मोड में प्रोवाइड करवाया गया है। और जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे कि 2017 से पहले हर स्टेट अपने अपने टैक्स कलेक्शन में इंडिपेंडेंट हुआ करता था, लेकिन जीएसटी की वजह से अब स्टेट्स और सेंटर के बीच बढ़िया कोऑर्डिनेशन हुआ है। दोस्तों, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आसान होने से राज्यों में भी अब इन्वेस्टमेंट को लेकर आपस में कंपटीशन बढ़ा है। और पिछले कई समय में आपने नोटिस भी किया होगा कि कई स्टेट अब अपने खुद के दम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रहे हैं, ताकि ग्लोबल कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। क्योंकि अब जब देश के सभी स्टेट में समान टैक्स लग रहा है तो ग्लोबल कंपनीज भी निवेश करने के लिए तैयार हो रही है। दोस्तों, एक सबसे बड़ा फायदा हुआ है टैक्स इवेजन का, यानी कि टैक्स चोरी करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। दरअसल इसमें एक डिजिटल पोर्टल जिसे GSTN कहते हैं, यानी कि जीएसटी नेटवर्क, वो सेटअप किया गया है। यानी ये पूरा टैक्स डिजिटल बन चुका है। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है, टैक्स पेमेंट ऑनलाइन होता है, रिटर्न ऑनलाइन होता है, रिटर्न फाइलिंग भी ऑनलाइन होती है, क्लेम भी ऑनलाइन ही किया जाता है। डिजिटल पोर्टल होने से सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इससे पूरी सप्लाई चेन को अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है और जो टैक्स क्रेडिट में चोरी की जाती है उसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। अब टैक्स चोरी को पकड़ने के लिए सरकार को ह्यूमन इंटेलिजेंस पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। पहले क्या होता था कि कोई दूसरे लोग जब सरकार को शिकायत करते थे कि फला आदमी टैक्स की चोरी कर रहा है तो ही सरकार को पता चल पाता था। लेकिन अब पूरा डिजिटल सिस्टम इस तरह से जुड़ गया है कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में कोई गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ये सूचना जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है। इसके अलावा सरकार की नजर खरीद और बिक्री पर भी होती है। किसी व्यापारी के पास कहां से इतना सामान आ रहा है और वो कहां पर जा रहा है, ये पूरी डिटेल जीएसटी से पकड़ में आ जाती है। सरकार की जितनी भी डिफरेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो रेलवे हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, बैंक्स हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो, वो सभी आपस में कोऑर्डिनेशन किए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले सरकार ने आधार बेस्ड प्री ऑथेंटिकेशन सिस्टम भी शुरू किया है, यानी सरकार इन सभी पर नजर बनाए रखती है और कहीं पर भी कोई गलती नजर आती है तो वह पकड़ में आ जाती है। हालांकि इसके साथ ही साथ काफी सारे चैलेंजेस भी बढ़ गए हैं, क्योंकि जब इतना सारा डेटा सरकार के पास आ रहा है तो यहाँ पर चैलेंज ये है कि इस डाटा की माइनिंग कैसे की जाए।
जीएसटी से कितनी चोरी पकड़ी गई है, इसका अंदाजा आप इन फिगर्स को देखकर लगा सकते हैं। 2022-23 में सरकार ने कुल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का पता लगाया है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुनी है। 2021-22 में 54,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का पता लगाया गया था। वहीं पिछले 6 सालों की बात करें तो 3,08,000 करोड़ रुपए की कुल टैक्स चोरी हुई है, जिसमें से लगभग 1 लाख करोड़ से ऊपर की रिकवरी हो चुकी है। हाल ही में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमी के एडवाइजर काउंसिलिंग का एक पेपर पब्लिश हुआ था। उसमें कहा गया था कि टैक्स चोरी को डिटेक्ट करने का जो मैकेनिज्म है, अब उसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथ कर दिया गया है। दरअसल डाटा की माइनिंग करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। चैप्टर 3। अब बात करते हैं कि एक आम आदमी को जीएसटी से क्या फायदा मिला है। दोस्तों, पहला फायदा तो लो प्राइस का मिला है, क्योंकि पहले एक प्रोडक्ट पर कई प्रकार के टैक्स लगते थे, जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वेट हो गया, सिंगल टैक्स हो गया। तो इन सब बोझ को अब हटा दिया गया है। दूसरा फायदा ये मिला है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई व्यापारी है जो कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो उस समय भी उस पर टैक्स लग रहा है, और जब वो उसको थोड़े दिनों बाद बेच रहा है तब भी टैक्स लग रहा है। यानी एक ही प्रोडक्ट पर 2 बार टैक्स लग रहा है, जिसे इनपुट टैक्स क्रेडिट और आउटपुट टैक्स क्रेडिट कहा जाता है। लेकिन जीएसटी में इनपुट क्रेडिट क्लेम का सिस्टम है, यानी वो अपने एक्स्ट्रा टैक्स को क्लेम करके दोबारा प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पर भी उस प्रोडक्ट की लो प्राइस हुई है। तीसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि कंपटीशन इंक्रीज होने से बेहतर प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल रही है। और सबसे बड़ा फायदा कि अब पूरे देश में यूनिफॉर्म टैक्स रेट है, यानी आप किसी भी राज्य में रहते हो, किसी भी शहर में रहते हो, या किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो, तो भी आपको वही सामान पूरे देश में एक ही रेट में मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर जीएसटी कितना सक्सेसफुल रहा है। देखो, अगर सरकार के नजरिए से देखें तो इसमें सरकार को काफी फायदा हुआ है। वहीं व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी से टैक्स की चोरी करना मुश्किल हो गया है, तो उनको टैक्स भरना ही पड़ता है, जो कि हमारे देश के लिए भी काफी बढ़िया है। वहीं एक समस्या यह हुई है कि इससे कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो गया है। इसका कारण यह है क्योंकि जीएसटी में कहा गया है कि जिसका व्यापार 40 लाख रुपए तक हो जाएगा उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना ही होगा। तो इससे जो छोटे व्यापारी हैं वो भी इसके दायरे में आ चुके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खुद से पूरा जीएसटी भर लेंगे। अब इसको मैनेज करने के लिए उनको एक्सपर्ट और प्रोफेशनल हायर करने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ बिजनेस इंक्रीज हो गया है। वहीं जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए काफी सारी प्रोसेसर को फॉलो करना पड़ता है। हालांकि ये कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि इससे क्रेडिट क्लेम का कोई गलत फायदा नहीं उठा पाएगा। दोस्तों, कोई भी पॉलिसी जब लागू की जाती है तो वो 100% अपने आप में परफेक्ट नहीं होती है। जैसे जैसे उसमें कमियां सामने आती जाती हैं, वैसे वैसे ही उसमें सुधार किए जाते रहते हैं। जीएसटी का मेन मकसद था वन नेशन वन मार्केट, तो उसमें काफी हद तक सफलता देखने को मिली है। जीएसटी से देश में एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है, और इसी स्टेबिलिटी की वजह से कई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देश में आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक भारत के जिस जटिल टैक्स के सिस्टम से बचने के लिए ही ग्लोबल कंपनीज यहाँ आना नहीं चाहती थी, लेकिन अब वही ग्लोबल कंपनी चाइना को छोड़ करके भारत में निवेश करने के लिए उत्साहित हो रही हैं। दोस्तों, जीएसटी के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसमें कोई वैल्यू लगी, तो आप इसे आगे शेयर जरूर करें। वहीं ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।